हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो मिला है क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। अब सबसे पहले जानेंगे चैप्टर में क्या नाम है, विद्युत आवेश। तो सबसे पहले जानेंगे विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है, किस तरह से आवेश की उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले उसके बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन क्या है, आवेश। चार्ज का डिफिनेशन है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आगे है, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी वस्तु का कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। उसको बोलते हैं आवेशन का गुण। कौन सा गुण? तो आवेशन का गुण। आवेश की प्रक्रिया को समझने के लिए विलियम क्लीवर्ट्स ने ये दो प्रयोग किए। तो सबसे पहला प्रयोग में क्या हुआ कि कांच का एक छड़ लिया गया, कांच का छड़, और एक लिया गया रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। ठीक है, और दूसरा प्रयोग में क्या किया गया, एबोनाइट का छड़ लिया गया और लिया गया बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल। यहाँ पर समझिएगा, कांच के छड़ से तो आप परिचित होंगे, इसको रेशम के कपड़ा भी आप जानते होंगे। अब यहाँ पर बात रह गया एबोनाइट का छड़। तो एबोनाइट जो बोलते हैं वो कुकर के जो हैंडल में लगा रहता है ब्लैक कलर का इंसुलेटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिल्ली का खाल। तो बिल्ली के खाल की जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, रेशे वाली। ठीक है, रेशे वाली, जैसे आप घर में कंबल होगा या स्वेटर होगा, इस टाइप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग में क्या हुआ था कि बिल्ली का खाल लिया गया था। ठीक है, तब यहाँ पर है सबसे पहला उपयोग क्या हुआ कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से खूब रगड़ा गया। ठीक है, रगड़ने के बाद एक पता चलता है कि इसका जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, तो रेशम के कपड़ा पर आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है। ठीक है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन इस पे आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका मीनिंग, इसका कार्यफलन क्या है, कांच के छड़ का कार्यफलन कम है किसके कंपेरिजन में, इसके तुलना में, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन का कर दिया, लूज़ कर दिया। ठीक है, अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ। यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। राइट। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, धनावेशित हो गया वस्तु, धनावेशित वस्तु। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, तो हो गया ऋणावेशित। ये क्या हो गया, ऋणावेशित। ठीक है, अब इसके बाद इसके प्रयोग में क्या हुआ कि जब इसको और इसको, एबोनाइट के छड़ को और बिल्ली के खाल को आपस में रगड़ा गया, तो रगड़ने के बाद ये पता चलता है कि एबोनाइट का जो छड़ है, बिल्ली का खाल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, इस तरह से दो आवेश का यहाँ पर उत्पादन हुआ, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। तो हम कह सकते हैं कि आवेश को कितने भाग बांटा गया है, तो दो भागों में, धन आवेशित और ऋण आवेशित। आइए सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में आगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात होता है कि इसका मात्रक का, तो इसका अगर बड़ा मात्रक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, बाकी अन्य मात्रक होता है जैसे कूलम हो गया। ठीक है, तो एक फैराडे में कितना कूलम होता है, तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। अन्य मापन में जैसे माइक्रो फैराड, माइक्रो कूलम, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब इसका सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 1 EMU
और एक होता है 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश एक कौन सा राशि है? तो अदिश राशि होती है। कौन सा राशि? अदिश राशि, ठीक है। क्योंकि अदिश राशि इसलिए इसको बोला गया है कि आवेश का परिमाण होता है, सिर्फ इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। यह जो है एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। ये क्या है? व्युत्पन्न राशि। इसके आगे है आवेश का प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहला है पॉजिटिव, इसके बाद दूसरा है निगेटिव। जैसा कि आपको पता है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है, ठीक है। जब भी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या होता है कि एक पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है और एक पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होता है वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होना क्या कहलाएगा? धन आवेश, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है वो होता है ऋण आवेश, ठीक है। ये इसलिए ऋण आवेश कहलाया निगेटिव, क्योंकि ये क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन दान किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि चलिए इसके बाद 1 बाय 1 दोनों का डिफिनेशन देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाना? कमी हो जाना। देखिएगा कमी हो गया तो इसका मतलब है कि क्या होगा? उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है, ठीक है। इसे प्लस Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि आप एग्जाम्पल से समझाते हैं तो एग्जाम्पल में देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? इसका परमाणु संख्या 11 है। जब परमाणु संख्या 11 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होगा। ये भी 11 होगा और ये भी क्या होगा? 11 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? माइनस में होगा और ये क्या होगा? प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी जब हम बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसका मतलब हुआ कि पहले कितना था? -11 था। अब इलेक्ट्रॉन की कमी जब हो गया तो कितना हो गया? -10। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये माइनस सिर्फ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्लस बता रहा है कि क्या है? प्रोटॉन है, राइट। अब इसके बाद प्रोटॉन में तो कोई कमी नहीं हुआ, सिर्फ कौन यहाँ से गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद प्रोटॉन की जो संख्या जितना था उतना ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ओवरऑल जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हुआ? तो +1। तो इसका मतलब है कि क्या है? धन आयन है। तो इसका वजह है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी से या इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या का योग 0 होता है। इस स्थिति में वस्तु को क्या बोलते हैं? तो उदासीन बोलते हैं। तो कोई भी पदार्थ को यदि सामान्य अवस्था में देखा जाए तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग हुआ कि जितना प्लस रहेगा उतने ही माइनस रहेगा। तो प्लस का मतलब प्रोटॉन और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर रहेगा तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? तो उदासीन कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं निगेटिव चार्ज का डिफिनेशन। इसमें क्या है कि घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि आ जाती है तो उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं? ऋण आवेश कहा जाता है। इसे -Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे जिस सोडियम Na, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है? 11 है, और प्रोटॉन की संख्या भी क्या है? तो 11 है। बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस में ही क्या है? प्लस में है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का वृद्धि का मतलब हुआ, यहाँ से जब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ तो अब कितना हो गया? तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो यहाँ से 11 है, 11 से अगर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो -12। आई जितना था उतना ही रहेगा, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तब यहाँ से जब इसका ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो कितना हुआ? तो -1 हुआ। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो वैल्यू आया ये क्या आया? नेगेटिव आया, मतलब ऋण आवेशित आया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने से 11 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसमें क्या हो गया? ओवरऑल वैल्यू क्या आया? नेगेटिव वैल्यू आया। मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने से ये आवेश क्या हो रहा है? तो ऋण आवेशित हो जा रहा है, ठीक है। इससे डिफिनेशन यही निकलता है कि अगर घर्षण होता है तो घर्षण के कारण पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या में वृद्धि होती है तो उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है, राइट। इसे -Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आगे है
इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है द्रव्यमान की उपस्थिति। द्रव्यमान की उपस्थिति से क्या पता चलता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक वस्तु है, एक यहाँ पर वस्तु है, दो वस्तु है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितना है, इसमें भी मान लीजिए कि क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है कि इसमें अगर दोनों का आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है, ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी कोई पदार्थ यदि धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान में कमी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया, 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुआ तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। तो अगर कोई भी वस्तु धनावेशित बोलता है कि धनावेशित हो रहा है तो इसका मतलब उसमें द्रव्यमान में क्या हुआ, कमी हुआ। यहाँ पर लिख देंगे द्रव्यमान में क्या होगा, तो कमी होगा। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना था, पहले 11 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया। तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब वृद्धि हुआ तो वृद्धि होने के कारण ही कौन सा आवेश हो गया, तो ऋणावेशित हुआ। तब जब कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि का मीनिंग हुआ इसका द्रव्यमान में क्या हुआ, वृद्धि। द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। यदि कोई पदार्थ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, ठीक है, तो मतलब है कि वो एक तरह से क्या है, उदासीन है। ठीक है। तो उदासीन के कंडीशन में न धनावेशित होता है, न ऋणावेशित होता है, न इलेक्ट्रॉन देता है, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, न द्रव्यमान इसका कम होगा, न ही इसका वृद्धि होगा। ठीक है। तो सबसे पहला पदार्थ जो शो कर रहा है यहाँ पर Q इक्वल टू क्या है, 0, मतलब यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। ये क्या रहेगा, स्टेबल। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। ऋणावेशित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास और पहले का बॉडी का मास दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों का जुड़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये धनावेशित हो रहा है वस्तु। धनावेशित होने का मीनिंग होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो माइनस हो जाएगा। ये ओवरऑल वैल्यू जितना मास था वो m है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये क्या हो रहा है, इसमें से निकल जा रहा है। तो ओवरऑल पहले से जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धनावेशित वस्तुओं का द्रव्यमान में कमी होता है और ऋणावेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है। इस टाइप के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा उस फिगर से क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला है, उदासीन वस्तु की स्थिति में द्रव्यमान अस्थायी रहता है। ठीक है। दूसरा था कि धनावेशित वस्तु की स्थिति में द्रव्यमान में कमी हो जाता है। समझ आ रहा है। इसके बाद है, ऋणावेश वस्तु की स्थिति में द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्या गुण है, सबसे पहले जानेंगे कि आवेश का टाइप्स कितने सीखें। तो दो तरह का आवेश होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, एक होता है नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। ठीक है। यदि हम बात करते हैं समान आवेश के बारे में, समान आवेश, तो समान आवेश का मीनिंग हुआ कि दोनों एक ही जैसा आवेश, पॉजिटिव और पॉजिटिव या निगेटिव और निगेटिव। और यहाँ पर जब बात करते हैं असमान आवेश, कौन सा आवेश, असमान आवेश, तो यहाँ पर क्या होता है बात, असमान आवेश का मतलब है कि एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव रहेगा, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पर समान आवेश को इंग्लिश में यदि देखा जाए तो इसको जानते हैं लाइक चार्ज से, लाइक चार्ज, और इसको बोलते हैं ऑन लाइक चार्ज। ठीक है। अब पहला गुण क्या होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये इस कंडीशन में क्या होता है, तो प्रतिकर्षित। ठीक है। प्रतिकर्षित का मीनिंग हुआ, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा, ये चार्ज इधर जाएगा। तो ये चार्ज इसको इधर धक्का मारेगा और ये जो है इसको इधर धक्का मारेगा। ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज का भी सेम प्रोसेस वही रहेगा। जब दोनों सेम चार्ज रहेगा तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, अब ये जो है उसको बल लगाएगा। जब ये इसको इधर बल लगाएगा तो इधर तरफ भागेगा, अब ये इसको बल लगाएगा तो ये इधर तरफ भागेगा। तो दोनों आवेश आपस में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं रिपल्सन फोर्स।
ठीक है। और इसको बोलते हैं, एक होता है यहाँ पर क्या, असमान आवेश। असमान आवेश क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या होता है फ्रेंड्स, आकर्षित, ठीक है, आकर्षण का बल लगता है। तो आकर्षण बल का मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। तो असमान आवेश जब भी रहेगा, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। और यदि रिपल्सन का फोर्स कहाँ लगता है, जब लाइक चार्ज रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या क्या गुण है। पहला लिखा हुआ है कि असमान आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित, जैसा कि बता चुके हैं, ठीक है। लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। तीसरा गुणधर्म है आवेशन का परिमाण प्रतिकर्षण होता है, न कि आकर्षण। तो आवेशन का परिमाण कौन होता है, प्रतिकर्षण, न कि आकर्षण, ठीक है। तो इसको समझेंगे कैसे, मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को एक दूसरे वस्तु से रगड़ कर इसको हम क्या किए, पॉजिटिव कर दिए, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अगला वस्तु बी को ये क्या कर रहा है, ए अपनी ओर इसको खींच रहा है। तो अब यहाँ पर इसका बी का चार्ज आपको पता लगाना है। यहाँ पर बी का चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पर बी का चार्ज जैसा कि नेगेटिव भी हो सकता है या तो नो चार्ज भी हो सकता है, मतलब कोई आवेश भी नहीं हो सकता है। जैसे क्या होता है, यदि कंघी को बालों में रगड़ कर, क्या बालों में रगड़ कर छोटे छोटे धूल कणों को संपर्क में आता है तो धूल कण जो होता है कंघी में क्या होता है, चिपक जाता है। तो रगड़ किसको, ये दोनों के बीच आपस में रगड़ हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, रगड़ हुआ, तो इसके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। तो जो धूल कण है, तो धूल कण क्यों अपने आप यहाँ पर सट गया, तो इसका मतलब है कि धूल कण में तो कोई तो आवेश हम दिए नहीं, और ना ही कोई इसको किसी के साथ रगड़ हुआ। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर क्या है, धूल कण, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसके बावजूद भी क्या हुआ, इसके साथ संपर्क में आ गया, तो ये क्या कर लिया, इसको आकर्षित कर रहा है। यदि कोई चार्ज आवेशित है, यदि अगला को आकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव चार्ज में होगा, हो सकता है ये कोई भी चार्ज नहीं भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब है कि आकर्षण से मुझे किसी भी आवेशन का पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके लिए किससे पता चलता है, तो प्रतिकर्षण से, ठीक है। यदि प्रतिकर्षण करेगा तो पता चल जाएगा कि ये जो अगला जो चार्ज बी है ये कौन सा आवेश है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है अगला पॉइंट है चौथा, आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है न कि प्रोटॉन। ऐसा क्यों होता है कि आवेशन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो कभी भी जब यहाँ से यहाँ या तो इसमें से इसमें जब आदान प्रदान होता है, किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। प्रोटॉन के नंबर में कि कोई भी चीज़ तक, प्रोटॉन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा गुण है कि बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है। बिना आवेश का द्रव्यमान संभव कहने का मतलब हुआ, यदि उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा फिर भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहेगा। मतलब जैसे न्यूट्रॉन का फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है परंतु बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, परंतु बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु इसमें अगर कोई द्रव्यमान नहीं है, m=0 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें आवेश होगा ही नहीं, ठीक है। आवेश क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद सारे टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। थैंक यू।